देहरादून में बांग्लादेश पर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। देहरादून में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, तो हिंदू संगठनों ने आक्रोश रैली निकाली। हिंदू संगठनों ने देहरादून में बंद की दुकानें और बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ यह आक्रोश रैली निकाली गई। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे हमलों को लेकर भारत में भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अपना गुस्सा जाहिर करते हुए हल्द्वानी में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार से भी बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की गई। विशाल जनसभा में लोगों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति से मांग की कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सरकार कोई ठोस कदम उठाए ताकि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित रहे। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो केवल हिंदुओं पर नहीं, वो विश्व की मानवता पर अत्याचार हो रहा है। विश्व से मानवता को समाप्त करने का षड्यंत्र बांग्लादेश में हो रहा है। आज ये जो आक्रोश रैली है, ये आक्रोश रैली ये मांग करती है कि बांग्लादेश की सरकार, जो वर्तमान अनाधिकृत सरकार है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ वहां दखल दे, समाप्त करे और बांग्लादेश के अंदर जो 2 करोड़ से अधिक हिंदू हैं उनके लिए एक सुरक्षित देश अलग से बनाया जाए। जिस प्रकार से पूरे दुनिया में जो मानवाधिकारों का अल्पसंख्यकों के प्रति हनन हो रहा है, बांग्लादेश उसका एक आज जीता जागता उदाहरण बन गया है। पूरे दुनिया में ये मैसेज जा रहा है कि मानवाधिकारों की चिंता करने वाले लोग वास्तव में मानवाधिकार की चिंता नहीं कर रहे हैं। इसलिए जगह जगह ये आक्रोश प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारे व्यापारी संगठनों ने भी, देहरादून के सभी व्यापारी भाइयों ने भी अपने संस्थान 2 घंटे के लिए बंद कर इस आक्रोश रैली में जुड़ने का निश्चय किया है और देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे समाज के लोग यहाँ जुट रहे हैं। हाँ जी, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। इसी वजह से हम यहाँ पर आए हैं, एकत्रित हुए हैं, जिससे कि हम मतलब बता सके कि सब हिंदू एक साथ हैं और गलत है जो बांग्लादेश में हो रहा है। तो भारत में भी बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर आक्रोश दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में भी अब लोगों का गुस्सा सड़कों पर आ गया है। लोग आज जनाक्रोश रैली निकालते हुए नजर आए, जिसमें बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध उन्होंने दर्ज कराया। साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि जल्द से जल्द हिंदुओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम केंद्र सरकार को उठाने चाहिए। उन्होंने राष्ट्रपति से मांग की है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सरकार कोई ठोस कदम उठाए ताकि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित रह सके। तो आक्रोश रैली यहां पर निकाली गई, जिसमें बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का विरोध किया गया। लोग सड़कों पर उतरे, हाथों में तिरंगा ध्वज लिए, हाथों में तख्तियां लेकर मानवाधिकार सुरक्षित हो के नारे लगाते हुए नजर आए। तो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार का पूरे देश भर में विरोध देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में भी आक्रोश रैली निकाली गई और सरकार से अपील की गई कि ठोस कदम यहां पर उठाए जाएं ताकि बांग्लादेश में भी हिंदू सुरक्षित रह सकें। उधर देहरादून के परेड ग्राउंड में 12 से 15 दिसंबर तक 10वीं विश्व आयुर्वेद और आरोग्य एक्सपो का आयोजन होगा, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड पहली बार विश्व आयुर्वेद का होस्ट बना है। इस 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में 58 देशों के 6000 से ज्यादा प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। तो बता दें कि विश्व आयुर्वेद का उद्देश्य आयुर्वेद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान देना है। देहरादून के परेड ग्राउंड में यह सम्मेलन न केवल आयुर्वेद को एक नई ऊंचाई देगा, बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन को भी बढ़ावा देता हुआ नजर आएगा। आज इस कर्टन रेजर के कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी का मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जैसा मेरे से बोलने वाले सभी वक्ताओं ने पहले अभी मुख्य सचिव महोदय ने बोला
ये योग की भूमि है, ये आयुष की भूमि है। और एक तरह से अगर किसी भूमि ने आयुष को पैदा किया है, जन्म दिया है, तो वो भूमि हमारी ही ये देवभूमि है। और यहाँ पर इस प्रकार का कार्यक्रम होना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जो 12 से 15 दिसंबर तक 4 दिनों तक चलने वाला ये विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सो में अनेक विषयों पर चिंतन होगा, मंथन होगा, चर्चा होगी, संवाद होगा। आपस में हमारे सभी विशिष्ट जन जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अनेक विशिष्टताएं आयुर्वेद के क्षेत्र में हासिल की हैं, उन सब के अनुभव आपस में शेयर होंगे और निश्चित रूप से वो एक नया मुकाम हासिल करेगा और इससे पूरे आयुर्वेद को भी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और अच्छी बात है, हम सबको मेजबानी का अवसर मिल रहा है। तो उत्तराखंड की धामी सरकार ने टॉपर छात्रों के लिए अभिनव पहल की है। इसके तहत हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर छात्र छात्राओं को भारत का दर्शन कराया जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टॉपर 157 छात्र छात्राओं के दल को भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण यात्रा पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मेधावी छात्र छात्राएं भ्रमण कार्यक्रम के दौरान देशवासियों को उत्तराखंड की विशिष्टता से भी परिचित कराने का काम करेंगे। तो छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड आज ऐसे निर्णय ले रहा है जो पूरे देश के लिए बेस्ट प्रैक्टिस साबित हो रहे हैं। वहीं राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड पहला राज्य है जहां टॉपर बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए भेजा गया है। इसके अलावा राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कई अन्य कार्य भी कर रही है जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सके। शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम ये हमने पहले घोषणा करी थी कि जो भी मेधावी छात्र छात्राएं होंगे हर ब्लॉक से एक छात्र एक छात्रा उनको शैक्षिक भ्रमण पर भेजेंगे। और आज ये दल पहली बार यहाँ से शैक्षिक भ्रमण के लिए जा रहा है। निश्चित रूप से इनसे हमारे इन सभी छात्र छात्राओं का एक व्यवहारिक ज्ञान बढ़ेगा, इनके व्यक्तित्व का विकास होगा। अन्य ऐतिहासिक और गौरवशाली जो स्थान है हमारे देश के अंदर, उन सभी को देखने को मिलेगा और वहाँ की संस्कृति, वहाँ की बोली भाषा सभी से परिचित होने का और उनके व्यक्तित्व का विकास का एक सुनहरा अवसर होगा। ये हमारे राज्य की अभिनव पहल है जिसको हमने पहली बार किया है और अभी संख्या लगभग 190 पूरे ब्लॉकों से आई है पूरे राज्य की। इस भ्रमण के बाद हम इस संख्या को भी बढ़ाएंगे जिससे कि हमारे और भी छात्र और छात्राएं प्रोत्साहित होकर मेधावी प्रदर्शन करें, अच्छा काम करें और आगे चलकर देश का नाम रोशन करें, राज्य का नाम रोशन करें। शैक्षिक देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ये देश का पहला राज्य है जो कि अपने जो टॉपर्स बच्चे हैं, हर ब्लॉक के 2-2 बच्चों को जो है भारत दर्शन जो शैक्षिक भ्रमण है उसके लिए भेज रहे हैं हम लोग। प्रधानमंत्री जी का भी जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत में जो है बच्चे वहाँ की भाषा सीखें, बच्चे वहाँ की बोली सीखें, बच्चे वहाँ के जो शैक्षिक हैं गतिविधियाँ वो देख के आएँ। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने 95 ब्लॉकों के 2-2 बच्चों को भेजा है, जिसमें वो चंडीगढ़ जाएंगे, हिमाचल जाएंगे, पंजाब जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, हरियाणा जाएंगे और उत्तराखंड। यहाँ के वो PM श्री विद्यालयों को भी देख के आएंगे, वहाँ के जो बेस्ट प्रैक्टिस है उनको भी देख के आएंगे, वहाँ के IIT को भी देख के आएंगे, NIT में भी जाएंगे, IIM में भी जाएंगे, केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी जाएंगे और वहाँ के शिक्षा मंत्रियों के साथ भी मिलेंगे। फिर राज्यपाल महोदयों के साथ भी उनका कार्यक्रम है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छी पहल हमने अपने प्रदेश में लागू की है और बच्चे भी बहुत खुश हैं इसमें। वहीं उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं, जहां एक तरफ प्रत्याशी अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ये सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय है कि हर पात्र मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सके। इसी कड़ी में महुआ खेड़ा गंज क्षेत्र की नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी सतीश कुमार ने क्षेत्र के नए वोटरों को मतदाता सूची में जोड़ने और पुराने वोटर ID कार्ड में सुधार के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। तो सतीश कुमार ने बताया कि जमीनी स्तर पर तैयारियों को मजबूत किया गया है और हर नए वोटर को उनका अधिकार दिलाने के लिए पूरी टीम दिन रात काम कर रही है। लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।
इसके लिए क्षेत्र में अलग अलग टीमें बनाई गई हैं जो नए वोटरों का पंजीकरण कर रही हैं और जिनके वोटर आईडी कार्ड में कोई गलती है उसे भी ठीक किया जा रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि चुनाव को लेके जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, जो 1/1/2025 तक जो 18 साल की आयु पूरी करने वाले हैं, उनके पुनः ही सर्वे कर उनकी वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है, उनके पहचान पत्र तैयार किए जा रहे हैं। इस संबंध में हमारे पालिका द्वारा जितने भी बीएलओस हैं और जो उनके पगड़क है उनको सबको सूचित कर दिया गया है, उनके द्वारा सर्वे किया जा रहा है और जितने भी 2025 में जो 18 साल की आयु पूरी करेंगे उनकी वोटर लिस्ट का कार्य जोरों से चल रहा है और ये कार्य समथिंग 15 तारीख तक हमारा पूर्ण हो जाएगा। उधर देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान एक अमेरिकी नागरिक के पास से प्रतिबंधित एरिडियम सैटेलाइट फोन मिला है। इस घटना के बाद अमेरिकी नागरिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। घटना सोमवार की है जब जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां जांच अभियान चला रही थी। अमेरिका से आए नागरिक जोशुआ इवान रिचर्डसन जो ई टूरिस्ट वीजा पर भारत आया है कि सामान की जांच के दौरान सैटेलाइट फोन बरामद हुआ। भारत में सैटेलाइट फोन का उपयोग कड़ी निगरानी के तहत आता है और इसके लिए विशेष अनुमति की जरूरत होती है। जोशुआ इवान रिचर्डसन के पास इसके इस्तेमाल से संबंधित कोई परमिशन नहीं थी। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड का असर तेज होने लगा है। शाम को तेज हवा चलने और रात में पाला गिरने से सुबह शाम ठंड बढ़ गई है। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड श्यालदे लाखोरा क्षेत्र में पाला गिरने के कारण ठंड का असर बढ़ गया है। पाला गिरने से तापमान में अचानक गिरावट आई है जिससे स्थानीय ग्रामीणों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। इस मौसम में पाले के कारण स्थानीय ग्रामीणों की फसलों को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां किसान खेती पर निर्भर हैं। पाला गिरने के कारण स्थानीय ग्रामीणों के खेतों में बर्फ की हल्की परत भी देखी जा सकती है जिससे कि स्थानीय किसानों को जीवन यापन में भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में अब ठंड का प्रकोप जारी हो गया है। हम बात करें अल्मोड़ा जिले के विकासखंड शालदे के लाखोरी क्षेत्र में सुबह शाम ठंड होने से और रात को पाला गिरने से किसानों की गेहूं और चना और मटर की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है इसी तरह पाला पड़ा रहा तो उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। अपने कैमरामैन करण के साथ जनतन टीवी से गोविंद रावत, शालदे। तो आखिरकार उत्तराखंड शासन ने पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, चंपावत जैसे जिलों के डिप्टी कलेक्टर के किए तबादले और इस लिस्ट के अनुसार 23 अधिकारियों के कार्यक्षेत्र भी बदले गए, जिसमें हरिद्वार से एडीएम प्रशासन व नगर मजिस्ट्रेट समेत अन्य के नाम भी शामिल हैं। वहीं अरविंद पांडे को एडीएम टिहरी की जिम्मेदारी दी गई है। उक्त ट्रांसफर आदेश उप सचिव अनिल जोशी ने जारी किया है। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां जिला अधिकारी सविन बंसल के निर्देशन में भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को रेस्क्यू करने का कार्य निरंतर जारी है। 6 दिसंबर से 9 दिसंबर तक भिक्षावृत्ति में लिप्त 9 बालक 2 बालिकाओं का भिक्षावृत्ति रेस्क्यू टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया। बच्चों की जीडी और मेडिकल करवाकर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। तो डीएम ने रेस्क्यू के निर्देश यहां पर जारी किए थे और आपको बता दें कि भिक्षावृत्ति में लिप्त 11 बच्चों का रेस्क्यू यहां पर किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 9 बालक 2 बालिकाओं का रेस्क्यू किया गया है। बताया जा रहा है कि 11 बच्चे भिक्षावृत्ति में लिप्त थे जिनका रेस्क्यू किया गया। तो भिक्षावृत्ति रेस्क्यू टीम का निर्माण यहां पर किया गया जिन्होंने बच्चों का रेस्क्यू किया है। डीएम ने इसके निर्देश यहां पर जारी किए थे। वहीं एसएसपी देहरादून ने पुलिस कार्यालय में अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी की। इस दौरान उन्होंने मुख्यालय स्तर पर चलाए जा रहे अभियानों पर प्रभावी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही थानों में लंबित पड़े मामलों की समीक्षा कर मामलों के निस्तारण के भी निर्देश दिए। तो आपको बता दें कि देहरादून में इस आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया था। मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन देहरादून में किया गया। इसमें कई अधिकारी शामिल हुए
और एसएसपी ने इस गोष्ठी का आयोजन किया था। एसएसपी ने संबंधित अधिकारियों को ज़रूरी दिशा निर्देश भी दिए और इस गोष्ठी के माध्यम से कानून व्यवस्था को और ज़्यादा सुदृढ़ करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। उधर हरिद्वार जिले के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ गहन समीक्षा बैठक आयोजित की। तो बैठक में नशा, तस्करी, महिला अपराध, साइबर अपराध और यातायात प्रबंधन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। तो एसएसपी ने थानेदारों को अपने क्षेत्र में अलर्ट रहने और पुलिस बल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जमानत पर छूटे अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने और नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। चौपाल कार्यक्रम को जन जागरूकता का अहम माध्यम बताते हुए उन्होंने प्रत्येक सप्ताह जनसभा आयोजित करने और जनता के साथ संवाद स्थापित करने पर जोर भी दिया। तो महिला एवं बच्चों से जुड़े हुए अपराधों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश देते हुए एसएसपी डोभाल ने थाने में फरियाद लेकर आने वाले लोगों के साथ शालीन व्यवहार करने पर भी जोर दिया। आज सभी थाना प्रभारियों के और सभी अधिकारियों की एक मीटिंग मेरे द्वारा ली गई थी, जिसमें थाने की जो दैनंदिन जो इनकी ड्यूटियां हैं उसके संबंध में चर्चा की गई। साथ में इनका जो व्यवहार को लेके काफ़ी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी, तो इनको ये हिदायत भी दी गई कि भाई पुलिस में एज ए आप अधिकारी वहाँ पर मौके के अधिकारी हो तो लोगों के जो लोग वहाँ पर शिकायत करता आते हैं या जिनकी कुछ समस्याएँ होती हैं उनको प्रॉपरली इनको सुनना चाहिए, उसके अनुरूप इनकी कार्रवाई होनी चाहिए। व्यवहार को लेके किसी को भी कोई या इनका कोई व्यवहार किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहिए। साथ में जो हमारे महत्वपूर्ण विषय हैं इसके जैसे हमारे एक्सीडेंट के जो मामले हैं, ऐसे ही हमारे एनडीपीएस से रिलेटेड जो मामले हैं, महिला और बाल सुरक्षा से संबंधित जो मामले हैं उनको लेके जो सेंसिटाइज करने की बात है, ग्राम चौपालों को फिर से दोबारा से एक्टिवेट करने की के संबंध में इनको हिदायत दी गई है। और साथ में जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ हैं, खासकर जैसे इनाम जो अपराधी हैं, इनामी अपराधी, उनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ, जो वांछितों के विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें और तेजी लानी है। और इन सारी चीज़ों को लेते हुए आज इनको सबको हिदायत दी गई है। इसके साथ ही जो चेकिंग पिछले कुछ समय से हमारे यहाँ पर जनपद स्तर पर चल रही है उसको और ज़्यादा सघन करने की बात की गई है, क्योंकि आगे शीतकालीन समय चल रहा है, इसमें फोर्स को मैक्सिमम बाहर रहने की ज़रूरत है। तो उनकी जो फोर्स हमारा बाहर है, पिकेट की जो व्यवस्था है हमारी बाहर है, तो उनको भी किसी प्रकार की कोई समस्या दिक्कत ना हो उसके लिए जो व्यवस्था है उसको भी एक बार ज़रूर चेक कर लें। और जो हमारे फोर्स बाहर लगातार गश्त कर रहा है उनका भी हितों को उनको भी देखते हुए महत्वपूर्ण जो ड्यूटियां हैं उसको सही से हम लोग परफॉर्म कर सकें, इसके लिए इन लोगों को सेंसिटाइज किया गया। तो उधम सिंह नगर में सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। सड़कों पर बिना हेलमेट दोपहिया वाहन और ओवरलोड गाड़ियां खुलेआम घूम रही हैं, लेकिन दफ्तरों में बैठे अधिकारी इस सब से बेखबर नजर आते हैं। बावजूद इसके परिवहन विभाग के एआरटीओ विमल पांडे का दावा है कि सड़क दुर्घटनाओं में मौतों का आंकड़ा पहले के मुकाबले कम हुआ है। काशीपुर में बातचीत के दौरान एआरटीओ विमल पांडे ने कहा कि लोग अब हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे हैं, जिससे दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों की संख्या भी घटी है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। क्षेत्र की सड़कों पर नियमों का खुला उल्लंघन होता हुआ नजर आता है। हेलमेट न पहनने वाले वाहन चालकों और ओवरलोड वाहनों पर कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही। सड़क दुर्घटना जहाँ तक अगर बात करें तो अभी आंकड़ों की बात करें तो उधम सिंह नगर में पिछले साल की तुलना में कम हुए दुर्घटनाएं, लेकिन हाँ बढ़ रही है, निसंदेह लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, प्रदेश में भी हो रही हैं और देश में भी हो रही हैं। और दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या बढ़ रही है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो हमें अब इस पॉइंट पर चलना है कि सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो यहाँ पर दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि जो सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है वो होती है हेड इंजरी के कारण, सिर पर लगने वाली चोट के कारण। अगर सिर सुरक्षित होगा तो आप सुरक्षित होंगे, आपका हाथ पैर टूट जाएगा तो बन जाएगा, लेकिन सिर अगर गया तो समझिए स्पॉट डेथ जो होती है वो होती है। तो दो युक्तियाँ हैं, सीट बेल्ट और हेलमेट, इनको फॉलो करवाने के प्रयास हम लोगों के बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। इसके लिए हम लोग कैमरे से चालान कर रहे हैं, ANPR कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं, हमारी इंटरसेप्टर व्हीकल जो है उनमें कैमरे लगे हैं, उनसे हम चालान कर रहे हैं और चालान करके सीधे
वाहन स्वामी के पास मैसेज चला जाता है चालान का। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर के जागरूकता हो जाए। हेलमेट और सीट बेल्ट अगर लोग पहनना शुरू कर देंगे तो दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु को कम किया जा सकता है। देखिए, तो अगली खबर हरिद्वार से है, जहां वाहन चोरी के मामले में 1 साल से फरार चल रहे वाहन चोर गैंग के सदस्य 25,000 के इनामी आरोपी को रानीपुर पुलिस और कुमाऊं एसटीएफ की टीम ने यूपी से गिरफ्तार कर लिया है। तो आरोपी को हरिद्वार लाने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। तो गैंग लीडर सहित 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। रानीपुर थाना क्षेत्र में करीब 10 माह पूर्व वाहन चोरी के एक मामले में फिरोज लगातार फरार चल रहा था। और क्योंकि ये अभियुक्त बहुत ही ड्रेडेड क्रिमिनल रहा है, इसमें हत्या के और चोरी और डकैती के भी कई मामले हैं, इसलिए पुलिस ने विशेष इस पर करीब 25,000 का इनाम एसएसपी के द्वारा मेरे द्वारा इसमें घोषित किया गया था। कल हमारी रानीपुर कोतवाली की टीम और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में मुजफ्फरनगर से ये अभियुक्त पकड़ा गया है और बहुत ही अच्छे वर्क के तहत दोनों ही टीमों की संयुक्त कार्रवाई से इसको पकड़ा जा सका है। इनामी अपराधियों के विरुद्ध हम लोगों की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और हम जितने भी इनामी हैं उनको शॉर्टलिस्ट करके उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही अन्य जो इनामी अपराधी हैं उन पर और दबाव बनाते हुए उनकी अरेस्टिंग की जा सकेगी। तो हरिद्वार में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि फरार चोरी गैंग का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पुलिस को यह सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार यहाँ पर कर लिया है। 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। तो पुलिस ने यूपी से इस बदमाश को गिरफ्तार किया। उसके बाद इस बदमाश को हरिद्वार लाया गया, कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सजा के तौर पर बदमाश को जेल भेज दिया। तो फरार चोर गैंग का इनामी बदमाश, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उधर काशीपुर का इतिहास गौरवशाली रहा है। ये कभी कुमाऊं साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। आज भी ये उत्तराखंड के औद्योगिक मानचित्र पर एक चमकता हुआ नाम है, लेकिन दुर्भाग्यवश जिला न बनने के कारण ये क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से वंचित है। देश का प्रसिद्ध भारतीय प्रबंधन संस्थान और कई अन्य महत्वपूर्ण संस्थान यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बावजूद भी जिला नहीं बन सका और सरकारी ज़मीन होने के बावजूद काशीपुर की तकदीर नहीं बदली। तो बीजेपी के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने 4 बार विधायक रहकर जिला बनाने की वकालत भी की, लेकिन डबल इंजन की सरकार में भी ये वादा हकीकत में तब्दील न हो सका। तो काशीपुर की जनता अब इस मुद्दे को लेकर मुखर हो रही है। तो वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अलका पाल ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए काशीपुर को जिला बनाने की मांग पुरानी मांग बताई। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने काशीपुर को नज़रअंदाज किया। उन्होंने भाजपा की सोची समझी साजिश से करार दिया और जनता के साथ इसको धोखा बताया। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन काशीपुर को जिस तरह से विकास के नाम पे उपेक्षित किया गया है, ये लगता है भाजपा की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस ने भी पूरे पुरजोर तरीके से प्रदर्शन के साथ साथ काशीपुर को जिला बनाने की मांग की है, लेकिन भाजपा ने तो काशीपुर को कस्बा ही साबित कर दिया है, कस्बा ही घोषित कर दिया। लगातार जब जब चुनाव काशीपुर के अंदर आते हैं, काशीपुर विधानसभा में होते हैं, जिला बनाने के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, लेकिन ये सीधे तौर पर जनता से छलावा है, जनता से किए